हेलो। यस बेटा, आवाज आ रही है क्लियर? यस, आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज बताओ। जस्ट मिनट, यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है इस साउंड का, थोड़ा 1 मिनट बेटा। ठीक है। हाँ। हेलो। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? प्लीज बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए। तो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो चलिए दोस्तों, हमने हमारे रैपिड रिवीजन लेक्चर 01 में हमने ऑलरेडी देखा कि यस, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पे रैपिड रिवीजन 1 में डिस्कस किया। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का भी रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया था। और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हमने जो है यहाँ पे ओके, ये चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9(1) चार्ज कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ये हमने तीनों भी पार्ट्स देख लिए थे। और सप्लाई, सप्लाई में सेक्शन 7 हमने स्टार्ट कर दिया था। और सप्लाई में सेक्शन 7 में हमने गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन ये ऑलरेडी देख लिया था। और साथ साथ में सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(2), तो सेक्शन 7(1) हमने स्टार्ट कर दिया था। 2 मिनट में आपको बता दूं कि यहाँ पे ओके, 2 मिनट में आपको यहाँ जस्ट समझाना चाहता हूँ कि ये सारा सब कुछ जो डिस्कशन हो गया वो हमारा लेक्चर 01 में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी उसमें हो चुका है। आज का लेक्चर लेक्चर 02 है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। हेलो, वॉल्यूम क्लियर है सभी को? ये वॉल्यूम को किसको दिक्कत जा रही है? सभी को वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम का, चलो, सभी को वॉल्यूम क्लियर है? आ जाएगा वॉल्यूम बेटा। 2 मिनट, 2 मिनट।
बताओ, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है प्लीज बताओ। थोड़ा लो है। हेलो। 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 अब थोड़ा क्लियर आएगा आपको। चलिए, तो सेक्शन 7(1) में ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 7(1) में हमने ये देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। तो सप्लाई, ओके, क्या होता है? सप्लाई इंक्लूड्स, कुछ एक्टिविटी सप्लाई में इंक्लूड्स की गई एज पर सेक्शन 7(1), और कुछ एक्टिविटी सप्लाई में एक्सक्लूड की गई जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स में यहाँ पे प्राइमरीली विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो आपका जीएसटी तभी आएगा जब आपके एक्टिविटी में कंसिडरेशन होगा और एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगी। ये बेसिक क्राइटेरिया है सप्लाई होने का। ये मेन क्लॉजेस है। हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा और फ्री एक्टिविटी होगी तो भी जीएसटी आएगा। चलिए, तो पहली एक्टिविटी जैसा हम देखेंगे, ओके, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन में 3 क्लॉजेस है। 7(1)(a) क्लॉज ए, उसके बाद में 7(1)(a) क्लॉज ए और सेक्शन 7(1)(b), ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये जो 3 एक्टिविटी है, क्लॉज ए, क्लॉज ए और सेक्शन 7(1)(b), ये तीनों एक्टिविटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट कहती है कि आपको पैसा मिलेगा तो हम जीएसटी लगाएंगे, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो हम भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि आपकी जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पे कंसिडरेशन है क्या, तो जीएसटी आएगा। एक चीज बहुत क्लियरली दिमाग में रख लो। क्या आपको दिमाग में रखना है कि फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है? बोलो 2 बार मेरे साथ। फ्री सर्विस पे या फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है जब तक वो शेड्यूल 1 में ना कवर हो। शेड्यूल 1 में 4 ही पैराग्राफ है, यानी पैरा 1, पैरा 2, उसके बाद में पैरा 3 और पैरा 4। ये 4 ही ऐसे पैराज है जहाँ पे, ओके, अगर फ्री सप्लाई किया तो जीएसटी आएगा, जिसमें गवर्नमेंट का एक अपना कुछ ऑब्जेक्ट है कि भाई ये फ्री पे क्यों जीएसटी रखा गया। अदरवाइज जीएसटी गवर्नमेंट फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं रखना चाहती। तो इसमें अगर आप सेक्शन 7(1)(a) देखोगे तो 7(1)(a) कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, आप कोई भी फॉर्म में सप्लाई करो, किसी भी फॉर्म में करो, जीएसटी आएगा। हाँ, कुछ एग्जाम्पल दिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, पर ये जस्ट एग्जाम्पल है। आप किसी भी एक्टिविटी से पैसा कमाओ, जीएसटी आएगा, प्रोवाइडेड दैट, ओके, इट इज मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपकी एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। आपकी एक्टिविटी पर्सनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई पर्सनल गुड्स बेचा या आपने कोई पर्सनल सर्विसेज बेची, ओके, जो आपकी पर्सनल है, ओके, जो बिजनेस गुड्स नहीं है, ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पर्सनल मोबाइल बेचा, पर्सनल कार बेची, तो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा, यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए और मेड और एग्रीड टू बी मेड होना चाहिए। अब मेड और एग्रीड टू बी मेड में यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया उन्होंने। क्या क्लियर मैसेज दिया? कि अगर आपको यहाँ पे एडवांस मिलता है, ओके, अग्रीड टू बी मेड, यानी आपको एडवांस मिलता है, तो एडवांस पे भी जीएसटी आएगा। ओके, एडवांस पे भी जीएसटी आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको एडवांस मिलता है तो एडवांस पे भी जीएसटी आएगा। लेकिन जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर पढ़ा होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई में थोड़ा ये क्लियर बोल दिया उन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ सर्विस का एडवांस होगा तो जीएसटी आएगा, मतलब इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन गुड्स का अगर सप्लाई होगा तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है, और नोटिफिकेशन 66/2017 ये कहता है कि यहाँ पे जो है, अगर आपको एडवांस मिला तो अभी फिलहाल जीएसटी नहीं होगा। वो जो होगा वो इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे होगा। क्या याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? और ये रिवीजन का अगर फ्लो आपको ठीक लग रहा है, स्पीड ओके लग रही है, ओके, तो फटाफट लाइक कीजिएगा। ओके, लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। तो जहां तक देखा जाए यहाँ पे,
तो मेड और अग्रीड टू बी मेड एन एडवांस पे आता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। अब फॉर कंसिडरेशन क्या, सेक्शन 231 में अगर देखा जाए तो कंसिडरेशन मतलब आपने जो गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की उसके अगेंस्ट में आइदर आपको मनी में आना चाहिए, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई आपको मनी में आना चाहिए या अदरवाइज में आना चाहिए। ओके, मनी या अदरवाइज होना चाहिए, या मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबिडेंस। ओके, मतलब अगर कोई चलो मनी और अदरवाइज काइंड में नहीं है, पर आपने जो गुड सर्विस सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की उसके अगेंस्ट में कोई फॉरबिडेंस है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ लूँ तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि जैसे कोई बिल्डर है, बिल्डर ओके कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है स्लम वालों को, और वो कह रहा है कि देखो आप फॉरबिडेंस, आप अपने राइट्स छोड़ दो, मैं आपको एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। तो अगर वो एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, प्रोवाइडेड दैट उसके अगेंस्ट में फॉरबिडेंस कंसिडरेशन ले रहा है कि आप अपने राइट छोड़ दो, ओके, तो वो केस में वो फ्री नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दो बातें आपको याद रखनी है, सब्सिडी और डिपॉजिट्स, ये कंसिडरेशन में नहीं आता है। और कौन सी सब्सिडी कंसिडरेशन में नहीं आती है? जो गवर्नमेंट ने दी, आई रिपीट, जो गवर्नमेंट ने दी वो सब्सिडी कंसिडरेशन में नहीं आएगी दोस्तों। ओके, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी इवन दो आपको पैसा मिला लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और डिपॉजिट्स, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मिलते हैं, जैसे आपने अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला, पैसा मिला, कुछ मिला, पर वो अगेंस्ट सप्लाई नहीं है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आपने अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो चलिए ये हमने देखा फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद में ओके 71 ए, 71 ए सिंपल क्या कहता है कि अगर कोई यहाँ पे क्लब होगा, सोसाइटी होगा, क्लब होगा, सोसाइटी होगा, ओके, या फिर एओपी होगा, बीओआई होगा, ट्रस्ट होगा, या एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ओके, कोई भी पर्सन हो अदर देन इंडिविजुअल हो, और वो अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ध्यान रखना, वो अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्विस दे रहा है या मेंबर उसको सर्विस दे रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। स्पेशल एक्सप्लेनेशन लाया गया और एक्सप्लेनेशन में कहा कि ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ओके, क्लब और उसका पर्सन अलग अलग, उसका ही मेंबर है, हाँ उसका ही मेंबर है, क्लब उससे ही क्लब बना हुआ है, उससे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना है, उससे ही ट्रस्ट बनी है, लेकिन जीएसटी के यहाँ पे ओके व्यू में ये सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और इन दोनों में अगर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे जेवी और उसका मेंबर, क्लब और उसका मेंबर, ओके, सोसाइटी और उसका मेंबर, इन दोनों में अगर ट्रांजेक्शन हो गए फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, हेलो बेटा, मेरे तरफ से फुल वैल्यूम है, मेरे तरफ से फुल वैल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीटली फुल है। तो ऐसे केस में यहाँ जो कंसिडरेशन हमने लिया और एग्रीड टू बी मेड होना चाहिए, और 71 ए में उन्होंने ये क्लियर कहा कि यहाँ पे अगर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और उसके ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूट में सप्लाई होता है, जीएसटी आएगा। उसके बाद में हमने 71 बी देखा। 71 बी क्या कहता है? 71 बी कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई में क्या देखा जाता है? इंटरस्टेट सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हो तो ये क्लियर कहा है कि अगर आप इंपोर्ट ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी इंटरस्टेट माना जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी लगेगा। अगर हम बात गुड्स की करें, ओके, पूरा ध्यान से सुनो, आपके डाउट्स में एंड में लूंगा। ओके, लिख के रखो, एंड में लूंगा, पहले पूरा फ्लो आप ध्यान से सुनो। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की, समझ लो, तो जो सर्विस आपने इंपोर्ट की और वो सर्विस इंपोर्ट करने के बाद ओके यहाँ पे क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस, उसे इंटरस्टेट कहा जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट में आता है और उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो गुड्स के केस में कस्टम्स एक्ट लगता है और उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो इन द नेम ऑफ एसीडी कलेक्ट होता है थ्रू कस्टम्स एक्ट।
ओके थ्रू कस्टम्स एक्ट इन द नेम ऑफ एसीडी कलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें किसकी, तो सर्विस की, तो सर्विस को यहाँ पे कस्टम्स एक्ट नहीं लगता है। तो सर्विस को अगर कस्टम्स एक्ट नहीं लगता है तो वो सिचुएशन में सर्विस पे जीएसटी कौन से एक्ट से आएगा, तो वो इसी एक्ट से आएगा। सेक्शन 7(1)(b कहता है कि इसे सप्लाई कहा जाएगा और आईजीएसटी उसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती है सभी को, क्या क्लियर करना चाहती है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी सर्विस फ्री होगी, अब ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज फ्री है बेटा, ओके ऑनलाइन ले लो या किसी भी टाइप की सर्विसेज फ्री होगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है मतलब कोई मनी नहीं है, अदरवाइज नहीं है, एक्ट नहीं है, फॉरबिडेंस नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। हम इंपोर्ट सर्विस को सप्लाई तभी बोलेंगे जब उसके अंदर कंसिडरेशन है। आई रिपीट, इंपोर्ट सर्विस पे सप्लाई तभी बोलेंगे जब उसमें कंसिडरेशन होगा, मतलब आप कुछ पे कर रहे हो वो सर्विस के अगेंस्ट में। और वो हाँ, गवर्नमेंट ने एक बात और क्लियर कर दी कि अगर वो सर्विस बाहर फिरंगियों से आई और वो इंडिया में आई तो वो सिचुएशन में ओके यहाँ पे जीएसटी लगेगा, फिर लेने वाला बिजनेस के लिए हो या ना हो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन एक एग्जम्पशन है आईजीएसटी एक्ट में, अगर इंपोर्ट सर्विस किसी इंडिविजुअल ने ली और अदर देन बिजनेस के लिए लिया तो उसको एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, एग्जम्पशन 2 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, हम देख रहे हैं कि सप्लाई बोला जाएगा क्या। हाँ, लेने वाला बिजनेस के लिए ले या बिजनेस के लिए ना ले उसे सप्लाई बोला जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो, तो इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर कंसिडरेशन है फिर आपने सर्विस किसी से भी ली हो, अनरिलेटेड से ली हो, रिलेटेड से ली हो, किसी से भी सर्विस ली होगी, कंसिडरेशन है तो 7(1)(b का सप्लाई बोला जाएगा। चलो, अब आते हैं शेड्यूल 1 में, ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 क्या कहता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो अगर आप फ्री करते हो उसमें कंसिडरेशन नहीं मिलता है, पर गवर्नमेंट कहती है नहीं हमें सप्लाई बोलना है, हमें सप्लाई बोलना है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है। ओके, पहला एक्टिविटी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। ओके, आईटीसी हैज बीन टेकन ऑन सच असेट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ओके एक बात बता दूं, चलो फटाफट, आपको यहाँ तक समझ में आया हो गया, यस और नो, फटाफट बताइए यस और नो। तो अगर आपको जो है यहाँ पे आपने असेट डिस्पोजल किया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि असेट के जितने भी गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स होगा, स्टॉक होगा, हमने आपको क्रेडिट सबके अलाउ कर दिए, कैपिटल गुड्स के भी अलाउ किए। जब आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया होगा तब उसका क्रेडिट लिया होगा, जब आपने ओके स्टॉक परचेस किया होगा तो उसका क्रेडिट लिया होगा। तो आपके असेट के जो गुड्स है हमने क्रेडिट क्यों अलाउ करोगे किया आपको, क्योंकि आप बिजनेस करोगे और आप बिजनेस करके जब उसको सेल करोगे तो हमें और जीएसटी दोगे, तो आपका उसके ऊपर जीएसटी आएगा, इसलिए क्रेडिट लो टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट। पर भाई साहब, आपने अगर आईटीसी लेने के बाद उसको फ्री सप्लाई कर दिया, अब उसको फ्री सप्लाई कर दिए का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने किसी को फ्री डोनेट कर दिया जबकि उसका बिजनेस गुड्स था, आईटीसी लिया हुआ था। अगर आपने किसी को यहाँ पे घर पे लेके चले गए या किसी भी वे में उसको आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, किसी भी वे में आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज कर दिया, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जो है ओके हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आईटीसी लिया हुआ है। अब एक चीज एक समझ लो, आईटीसी लिया होगा तो ही फ्री डिस्पोजल पे जीएसटी आता है। समझ लो सर, ऐसा कोई कैपिटल गुड्स है जिसका आईटीसी मैंने लिया ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल सेक्शन 17(5) आईटीसी एक चैप्टर है जिसमें मोटर व्हीकल के आईटीसी कुछ केसेस में नहीं मिलते। अगर आपकी कैपेसिटी 13 या उससे कम होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो कुछ केसेस में मोटर व्हीकल के आईटीसी आपको नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सवाल क्या खड़ा हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने कोई असेट खरीदी और वो असेट पे आईटीसी नहीं लिया, अब आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती है। कौन सी दो सिचुएशन आ सकती है कि मैंने असेट बेची फॉर कंसिडरेशन। देखो, फॉर कंसिडरेशन बेचा होगा तो जीएसटी आएगा ही, फिर यहां आईटीसी का क्राइटेरिया नहीं है, वो 7(1)(a) का सप्लाई बोला जाएगा। समझ लो, कार खरीदी, आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में थे, और आपने जो है कार बेच दी तो जीएसटी आएगा। क्यों? क्योंकि 7(1)(a) कहता है कि जब भी आप कुछ कमाओगे तो जीएसटी लगेगा, फिर आपने आईटीसी लिया हो या ना लिया हो।
ये स्पेशली आईटीसी का क्राइटेरिया कौन से केस में है? ये आईटीसी का क्राइटेरिया बेटा स्पेशली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आईटीसी का क्राइटेरिया जो है ओके, ये जो आईटीसी का क्राइटेरिया है, ओके, ये आईटीसी का क्राइटेरिया तभी लगेगा जब आपने कोई बिजनेस असेट, जो कोई असेट बिजनेस में यूज किया और घर पे, सॉरी, घर की असेट नहीं, बिजनेस असेट, तो बिजनेस असेट आपने अगर फ्री दे दी होगी, फ्री फिर आपने डोनेट कर दी होगी या घर पे लेके चले हो गए और यहाँ पे आईटीसी लिया होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, जिसका वैल्यूएशन एज पर रूल होता है। ओके, तो एज पर रूल यहाँ पे रूल 30 के हिसाब से जो यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट में रूल्स है उसके हिसाब से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नेक्स्ट ये कहा कि कोई भी गुड्स और सर्विस अगर आप रिलेटेड को दोगे या डिस्टिंक्ट पर्सन को दोगे तो हम वो सप्लाई मानेंगे। क्यों सप्लाई मानेंगे? आईटीसी का फ्लो कंटिन्यू रखने के लिए। समझ लो आपने एक ब्रांच से, डीडीपी का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भेजा, मे बी इन सेम स्टेट और मे बी इन डिफरेंट स्टेट, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भेजा जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो आपने क्रेडिट कहाँ लिया हुआ है? आपने क्रेडिट पहले ब्रांच को ले लिया। अब आपने जब दूसरे ब्रांच को गुड्स भेजा भेजा ओके, तो दूसरे ब्रांच को गुड्स भेजा और उसके ऊपर समझ लो जीएसटी नहीं लगाया, नहीं लगाते उसके ऊपर जीएसटी, तो क्रेडिट चेन ब्रेक हो जाती, क्योंकि क्रेडिट इधर लिया हुआ है, फिर स्टॉक जा रहा है उधर, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह और वहां से बेचा जाएगा। तो फिर क्रेडिट क्या, क्रेडिट कैसे चेक करेंगे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, सबके रिटर्न अलग होंगे, कैसे मैच करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो आपकी क्रेडिट चेन ब्रेक हो जाती है अगर आप स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगाओगे। इसलिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने कहा और ये कहा कि अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, रिलेटेड को भी जा रहा है और डिस्टिंक्ट को भी जा रहा है, कोई गुड्स जा रही है, सर्विस जा रही है, विदाउट कंसिडरेशन फ्री जा रही है, जैसे हम स्टॉक ट्रांसफर की बात करें या सर्विस की बात करें, तो उसके ऊपर वो सप्लाई बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन में और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नाउ अब रिलेटेड पर्सन में डेफिनेशन बड़ी है, इसमें दो ही चीजें याद रखो रिलेटेड पर्सन में, एक ओके ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला, एक ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला, और दूसरा फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन याद रखना। ओके, अगर फैमिली मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन, ऑलवेज ओके आपकी फैमिली मानी जाएगी, रिलेटेड माने जाएंगे, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे, सुनना, ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड के डेफिनेशन में लेने की वजह से क्या गड़बड़ होगी? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड के डेफिनेशन में लेने की वजह से क्या गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ ये हो गई कि अगर कोई एम्प्लॉयर ने कभी खुश हो जाता है तो गिफ्ट दे देता है, इंसेंटिव दे देता है, तो जब वो खुश हो जाता है तो वो कोई गिफ्ट या इंसेंटिव दे देता है, सुनने का, गिफ्ट या इंसेंटिव दे देता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, स्पेशली गुड्स के फॉर्म में या सर्विस के फॉर्म में। बहुत सी बार हम हमारे एम्प्लॉय को रहने के लिए फ्लैट दे देते हैं, रहने के लिए, या परक्विजिट्स दे देते हैं, या जो भी हम दे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर यहाँ पे ओके रिलेटेड होने की वजह से फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, और वो बेनिफिट क्या दिया? अगर आपने गिफ्ट दिया और जिसकी वैल्यू 50,000, सुनिएगा, जिसकी वैल्यू 50,000 या उसके ऊपर होगी, ध्यान से सुनो, 50,000 या उसके ऊपर होगी तो सॉरी सॉरी अप टू 5,000, अप टू 50,000 होगी तो जीएसटी नहीं आएगा। ओके, हाँ, 50,000 के ऊपर होगी तो फिर आपके ऊपर टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। मतलब आपकी अगर गिफ्ट वैल्यू 70,000 होगी तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। और ये 50,000 की लिमिट पर ईयर, पर एम्प्लॉय, आई रिपीट, पर ईयर, पर एम्प्लॉय अप्लीकेबल होगी। अरे समझा नहीं समझा? समझा होगा तो फटाफट लाइक करो, क्या देख रहे हो? ओके, लाइक करो। चलो, उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, तो सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और दूसरा एजेंट टू प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल जब स्टॉक ट्रांसफर करता है एजेंट को, या एजेंट स्टॉक ट्रांसफर करता है प्रिंसिपल को, तो आगे इनवॉइस किसके नाम का बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ओके, अगर आपका इनवॉइस, सुनिए, अगर आगे आगे आपका एजेंट हो, समझ लो एजेंट ले लो, और आपका एजेंट आगे इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का बना रहा है,
खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस बना रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट स्टॉक ट्रांसफर हुआ, गुड्स दिया गया, ये पैरा 3 का नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का ही है तो उसका जीएसटी प्रिंसिपल ही देने वाला है। तो ये जो गुड सप्लाई हुआ, यहाँ पैरा 3 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर सवाल ये है कि पैरा 3 कहाँ अप्लीकेबल होगा? पैरा 3 तब अप्लीकेबल होगा जब एजेंट खुद का इनवॉइस दे रहा, एजेंट इशूइंग ऑन इनवॉइस। तो फिर ऐसे केस में तो अगर उसका खुद का इनवॉइस है तो उसका जीएसटी तो वो देगा। तो फिर यहाँ पे पैरा 3 अप्लीकेबल हो जाता है, और पैरा 3 के हिसाब से प्रिंसिपल ने एजेंट को जो स्टॉक ट्रांसफर किया उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल टू एजेंट वाला यहाँ पे कवर किया है। डिपेंड्स है कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है। सेम फॉर बाइंग एजेंट, एक पहला सेलिंग एजेंट के लिए है और दूसरा बाइंग एजेंट के लिए है। बाइंग एजेंट कोई भी हो, सेलिंग हो या बाइंग एजेंट हो, ये बस एक ही क्राइटेरिया दिमाग में रखना कि इनवॉइस किसके नाम का है। कमान इनवॉइस किसके नाम का है, ये क्राइटेरिया आपने दिमाग में रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर इनवॉइस, सुनिए, अगर इनवॉइस यहाँ पे एजेंट के नाम का है तो फिर इन दोनों में जो स्टॉक ट्रांसफर होगा जीएसटी आएगा। इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का होगा डायरेक्टली तो फिर स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। 2 लाइन में ये प्रोविजन खत्म करना, बस प्रिंसिपली, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम सेक्शन 7(1)(b) में भी देख रहे हैं, सेक्शन 7(1)(b) में भी देख रहे हैं, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो दोस्तों अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, बोलो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की विदाउट कंसिडरेशन यानी फ्री इंपोर्ट की, और अगर वो रिलेटेड से इंपोर्ट किया जो आउटसाइड इंडिया है, रिलेटेड से इंपोर्ट किया जो आउटसाइड इंडिया है, या अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो दोनों में हम कैसे कनेक्ट करें, हार्मोनी कैसे लाए, तो देखो कैसे बढ़ना। पॉइंट नंबर 1, बोलो मेरे साथ, पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, क्या जीएसटी आएगा? यस, कंसीडरेशन है तो जीएसटी आएगा, फिर बिजनेस के लिए ली गई हो या नहीं ली गई हो। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है। आई रिपीट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है। डन। उसके बाद में नेक्स्ट, ध्यान से सुनो, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अगर आपकी फ्री इंपोर्ट सर्विस है, मतलब कंसीडरेशन नहीं है, फ्री इंपोर्ट सर्विस है तो जीएसटी नहीं आएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, फ्री इंपोर्ट सर्विस है तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अब जोर से बोलो, लेकिन बोला आपने जोर से, घर वाले डर जाने चाहिए। लेकिन अगर वो फ्री इंपोर्ट सर्विस, घर वाले डर जाने चाहिए, अगर वो फ्री इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड से लिया, मतलब रिलेटेड यानी क्या? रिलेटेड की डेफिनेशन में एग्जांपल आपके फैमिली मेंबर से लिया, आपके स्पाउस चिल्ड्रन से लिया, या फिर सिस्टर ब्रदर से लिया जो डिपेंडेंट है, रिलेटेड से लिया जो आउटसाइड इंडिया है, और दूसरा अपनी ब्रांच से लिया, पर वो अगर बिजनेस के लिए लिया होगा, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रिलेटेड या ओन एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस के लिए लिया होगा, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सर अगर मैंने अपने स्पाउस से, चिल्ड्रन से, ब्रदर से, सिस्टर से, या कोई भी मेरा होल्डिंग कंपनी से मैंने लिया, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं लिया, पर्सनल पर्पज के लिए लिया, मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर आउटसाइड इंडिया आर्किटेक्ट है, और उससे मैं आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा हूँ फ्री, लेकिन मैं वो आर्किटेक्ट सर्विस फ्री ले रहा हूँ मेरे हाउस के लिए, हाउस के लिए ले रहा हूँ, तो वो बिजनेस के लिए नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन उसी ब्रदर से अगर मैंने फ्री सर्विस ली, और वो फ्री सर्विस मैंने किसके लिए ली, तो वो फ्री सर्विस मैंने जो है यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए ली। भाई तू आर्किटेक्ट बन गया, वो डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी वो डिपेंडेंट है, ब्रदर है, आर्किटेक्ट बन रहा है, सीख रहा है, चल ऑफिस का इंटीरियर भेज, ऑफिस के लिए लिया होगा तो रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ख्याल रहे, पर इंपॉर्टेंट ये कि वो ब्रदर सिस्टर रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड मतलब डिपेंडेंट होना चाहिए। आपको ऐसी भी केस स्टडी आ सकती है क्या कि आपका जो ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली वेल सेटल है, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है मतलब रिलेटेड नहीं है, अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। समझा क्या? समझा होगा? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, समझ में आया। और फटाफट लाइक ठोको। यहाँ पे नाउ ये था शेड्यूल 1। उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन 7(2)(a) सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई एक्सक्लूड्स शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या कहता है? हाँ, अब कुछ एक्टिविटी जो है सेक्शन 7(1)(a) में, आई रिपीट सेक्शन 7(1)(a) में, सॉरी 7(1) नहीं 7(2)(a) में, तो हम 7(2)(a) देख रहे हैं।
7 to A में शेड्यूल 3 दिया है, कुछ एक्टिविटी पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लाना चाहती है। ओके, कौन से एक्टिविटी पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लाना चाहती है? तो एक है सर्विस बाय एम्प्लॉय, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। चलो ये वाला पार्ट थोड़ा समझ लो। ओके, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया और वो सर्विस इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जस्ट मिनट, तीन जा रही है। ये थोड़े बड़े चार्ट है ना, तो हमारा यहाँ पे लैपटॉप भी जो है वो सोचने लग जाता है इतना बड़ा चार्ट कैसे दिखा हुआ। ठीक है, लेक्चर 1 कहाँ है? लेक्चर 1 वी स्मार्ट के एकेडमी के चैनल पे है, या आप रैपिड रिवीजन 4.0 सर्च करो, उसके प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दी हुई है, उसको क्लिक करो, लेक्चर 1 मिल जाएगा आपको। चलो, हाँ, तो अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे शेड्यूल 3 पे आ जाओ। सेक्शन 7 to A शेड्यूल 3 जो कहता है, ओके, ये शेड्यूल 3 कहता है यहाँ पे पहला पैरा, मतलब इसमें जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो सप्लाई नहीं बोली जाएगी। उसमें पहला पैरा, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए थोड़ा मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जो भी अभी मुझे कौन से फाइल में देखता हूँ, अगर ये फाइल में मिल जाती है। जस्ट अ मिनट। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, इंपॉर्टेंट क्या है, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दिया, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर हाँ, थोड़ा ये वाले पार्ट को समझ लो। अगर एम्प्लॉय, ध्यान सुनना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, और ये सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है, सैलरी और वेजेस। तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय सॉरी, जो एम्प्लॉय को कंसिडरेशन मिला उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, सैलरी पे नहीं आएगा, गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आपको सैलरी मिल रही होगी, वेजेस मिल रहा होगा, पेंशन मिल रहा होगा, ग्रेच्युटी मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट परक्विजिट्स। आपको एम्प्लॉय को परक्विजिट्स मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल की तौर पे ओके, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके अगेंस्ट में सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, सैलरी पे नहीं आएगा। और एक चीज ख्याल रखना, जिसको भी पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है, और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है। जैसे आपके और मेरे इसमें, आप मुझे पैसा दे रहे हो तो ओके, और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो। एम्प्लॉय अपनी सर्विस, उसको सर्विस दे रहा है, उसका वेजेस ले रहा है, तो एम्प्लॉय को जो सैलरी और वेजेस, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह मिलेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब बात करते हैं परक्विजिट की। कभी कभी एम्प्लॉयर जो है परक्विजिट, फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है। अब जब वो फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। क्या? एक तरफ शेड्यूल 3 कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को मिला, एक तरफ शेड्यूल 3 कहता है, रिपीट कर रहा हूं, जो भी एम्प्लॉय को मिला इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरे तरफ यहां पे शेड्यूल 1 पैरा 2 कहता है कि एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी फ्री दिया होगा एम्प्लॉय को और वो वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो वो केस में जीएसटी लग जाएगा। भाई साहब ओके, इसके एंगल से देखे तो इसको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी मिल रहा है जीएसटी नहीं आएगा। उसके एंगल से देखे तो उसने अगर 50,000 के ऊपर कोई भी फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया।
इसलिए फिर यहाँ पे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है। और सीबीआईसी ने क्या कहा, अगर आपने कोई परक्विजिट मतलब एम्प्लॉय ने परक्विजिट दिए, फ्री दिए, और फ्री दिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, जैसे कैटरिंग सर्विस, फ्री कैब, फ्री गेस्ट हाउस, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, तो अगर कोई परक्विजिट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो पैरा 3 का, वो शेड्यूल 3 का सप्लाई माना जाएगा। ओके, वो शेड्यूल 3 का सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर गिफ्ट दिया गया या परक्विजिट दिए गए जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, पर ओके ये खुश हो गया, जा तुझे बाइक दे दिया, जा तुझे कार दे दिया, ऐसा कोई गिफ्ट दिया जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो फिर यहां पे यस हमारा पैरा 2 प्रोविजो लग जाएगी ऑफ शेड्यूल 1, और पैरा 2 शेड्यूल 1 के हिसाब से ओके 50,000 के ऊपर अगर वो गिफ्ट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ और लाइक ठोको। ओके, जोर से बोलो हाँ और लाइक ठोको। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो हमने ये जो है ओके गिफ्ट पे कब जीएसटी आएगी और कब नहीं आएगा ये भी साथ साथ में हमने देख लिया। इसलिए परक्विजिट का जो क्लैरिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। हाँ, बहुत सी बार आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कंपेंसेशन मिलते हैं, जैसे ओके जैसे 3 साल का हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया है कि अगर प्री मैच्योर मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए, पहले टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो सिचुएशन में अगर पहले ही मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा। वो सिचुएशन में सॉरी जीएसटी नहीं, सॉरी मेरे से गलती होगी। ओके, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन तो कंपेंसेशन मिलेगा। तो अगर ये कंपेंसेशन एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है, तो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा। नॉट टैक्सेबल इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। नॉन कॉम्पिट फीस मिली, अब नॉन कॉम्पिट फीस मिली यानी क्या, ओके नॉन कॉम्पिट फीस मिली मतलब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉम्पिट फीस मिली, जैसे बहुत सी बार एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को एक हम पैसा देते हैं कि देख तू सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगा, ओके सेम इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करेगा, उसका 50 लाख ले ले। तो अब ये हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कॉम्पीट नहीं करेगा, उसका पैसा लिया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है सीबीआईसी का कहना है कि ये जो नॉन कॉम्पिट फीस मिली ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, टॉलरेंस या फॉरबिडेंस या रिफ्रेनिंग, तो ऐसे केस में ये सर्विस माना जाएगा। ओके, उसके बाद में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जिसके बारे में हम आरसीएम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पर। ओके, और एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। बस 2 मिनट में अभी समझ लो कि अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसका अगर टीडीएस 192 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है उसका टीडीएस, तो वो केस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और उसको वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर उसका टीडीएस अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो पैरा दिया गया है, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। मतलब क्या कोर्ट की सर्विस, ट्रिब्यूनल की सर्विस, सुनिए ध्यान से, कोर्ट की सर्विस या ट्रिब्यूनल की सर्विस जो है कि उनकी एक डिग्निटी रखी है। इवन दो कोर्ट फीस लगती है, वो भी पैसा लेते हैं, ट्रिब्यूनल पैसा लेता है, इवन दो कमर्शियल केसेस होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोर्ट और ट्रिब्यूनल की यहाँ पे डिग्निटी रखी है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में पैरा 3 क्या कहता है, पैरा 3 कहता है एमपी, एमएलए, पंचायत, भाई ये तो गवर्नमेंट के दामाद है, ये जो भी पब्लिक सर्विस देंगे इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन एट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन दैट कैपेसिटी। मतलब क्या, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ओके ऑफ द स्टेट, या फिर सीएनएजी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, कोई बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, अब गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये जो है यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के, ये तो पोस्ट दी गई है, तो उनका उसको ऑनररी अमाउंट मिलता है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लगाया गया जिसका उनको ऑनररी अमाउंट मिल रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी, कमिटी होगी, ओके या बोर्ड होगा, और उसके ऊपर कोई पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया, एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, तो उसके ऊपर यहाँ पे उनको जो ऑनररी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम,
मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट कहती है कि जाते जाते जीएसटी मत लगा। मतलब फ्यूनरल करते वक्त बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसा जगह दी जाती है, शमशान में शेड दिया जाता है, उसके चार्जेस लगते हैं, लकड़ियाँ दी जाती है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो जो आपको शमशान में स्पेस दी गई, ओके, उसके बाद में जगह दी गई जलाने के लिए या मॉर्चुरी गाड़ने के लिए, वॉट एवर इट में भी जगह दी गई, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन जो होगा, ओके, अगर फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम मॉर्चुरी सर्विसेज जो है उसको दिया जा रहा है, तो वो सर्विस के इवन दो चार्जेस हो गए पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट को अफेक्ट होगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज की अगर बात करें तो ओके, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे डेथ होने के बाद घर से लेके तो शमशान तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में ये ख्याल दो, सेल ऑफ लैंड, ख्याल रहे, लैंड अगर सेल होती है या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी, सेल ऑफ लैंड होगी या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी, तो लैंड और बिल्डिंग अगर सेल होती है तो उसके केस में जीएसटी नहीं आता है। पर ख्याल रहे, ये बेनिफिट सिर्फ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को दिया गया है। ओके, अब बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग में मैं एक थोड़ा स्पेसिफिक आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आगे मैं पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 समझा होगा, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, आपने पढ़ा होगा और याद होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर एडवांस बुकिंग की गई तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है और डायरेक्ट सेल डीड बन रही है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सेल डीड बन रही है जिसमें आपकी बिल्डिंग सेल की गई है ओके, आपकी सेल डीड बन रही है जिसमें बिल्डिंग सेल की गई है, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। सॉरी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, एडवांस बुकिंग पे जीएसटी आएगा, पर बिल्डिंग ऑफ सेल, सेल डीड बन रही है, जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए ओके, मैंने 3 पैरामीटर यहां बनाए। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ओके, सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, पर लैंड एंड बिल्डिंग के अगर रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके, वो सर्विस बोली जाएगी। और सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो वो भी सप्लाई बोला जाएगा। अब इसमें क्लैरिफिकेशन जो आप अच्छे से पढ़ के जाना, भाई कौन सा क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। ओके, सेल ऑफ लैंड इधर आफ्टर एज इट इज और आफ्टर डेवलपमेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, प्लॉटिंग करते हो, प्लॉटिंग में आप लेवलिंग, ओके, या ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन डेवलप करके बेचते हो, प्लॉट बेचते हो। तो अगर आपने डेवलप करके भी बेचा तो भी वो सेल ऑफ लैंड ही माना जाएगा, और जो डेवलप करके बेचा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इवन दो आपने डेवलप करके बेचा होगा पर अल्टीमेटली सेल ऑफ लैंड ही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे पैरा 6। ये पैरा 6 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, ये पैरा 6 यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। हाँ, ये एक अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट में उन्होंने क्या कहा, अमेंडमेंट में ने ये कहा कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा, आई रिपीट, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो जीएसटी में आएगा। तो अमेंडमेंट क्या हुई, पहले सिर्फ यहाँ पे लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग थी, तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को हटा दिया गया और वहां पे एक वर्ड लाया गया, और वो वर्ड लाया गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ओके, तो अब मैं पॉइंट नंबर 1 आपको समझाऊंगा। एक्शनेबल क्लेम जहां तक देखा जाए तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आता है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है। लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। अभी उन्होंने कहा कि हम कुछ एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाई करेंगे, और वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी आएगा। तो अब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड, अगर ऊपर वाले पेज पे जाते हो तो उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया हुआ है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का क्या डेफिनेशन दिया है उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, ओके, पढ़ के जाना। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ओके, बेटिंग, कैसीनो ऐड कर दिया, गैमलिंग पहले था, हॉर्स रेसिंग ऐड कर दिया, लॉटरी, और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ध्यान रखना, ऑनलाइन गेमिंग नहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग जिसमें पैसा लगाया जा रहा है। तो पहले क्या था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग 3 ही थे। अब उन्होंने स्कोप बढ़ा दिया और ये कह दिया कि इंडिया में अब जो कैसीनोस पर खेला जाएगा, ओके, उस पर जीएसटी आ जाएगा। हॉर्स रेसिंग पे जो खेला जाएगा उस पर जीएसटी आएगा, वो भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा।
उसके बाद में ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो बहुत सी बार ओके यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पैसा लगाते हो, ओके तो ऐसे बहुत से ऐप मिल जाएंगे आपको जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ओके जिसमें पैसा लगाते हो पैसा जीतते हो, क्रिकेट वाले ऐप बहुत सारे हैं। तो ऐसे केस में ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा, तो जो पैसा आप लगाते हो उसके ऊपर अब जीएसटी आएगा, अब जीएसटी आएगा। ओके तो यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लाया गया। ओके वाह भाई साहब वाह, मजा आ गया। ओके तो यहाँ पे ख्याल रखना अमेंडमेंट ये हुई कि पहले सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग 3 एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल थे, अब इन्होंने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी जीएसटी लाया था। अब न्यूज़ सुनी होगी तो बीच में बहुत बवाल हुआ, अभी भी इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन पेंडिंग है कि ये सर्विस है या नहीं है, पर वॉट एवर इट में भी भाई साहब अभी हम उसके ओर ध्यान नहीं देंगे, अभी तो एग्जाम पर्पज के लिए यही लिखेंगे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है इसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो डन 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 डन। तो हमने ये देखा यहाँ पे ओके 6 पैराज हमने यहाँ पे देखा। अब दोस्त देखो, अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो 6 पैराज है इसको कैसे याद रखना, एक मेमोरी टेक्निक है, अगर ये स्टोरी याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगी क्या। एक स्टोरी से याद रखते हैं 6 पैरास। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, दोनों कोर्ट में गए, झगड़ा हुआ तो कोर्ट में गए मतलब सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। भाई कोर्ट में जाने के बाद भी एमपी एमएलए की सिफारिश ली कि भाई झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस है, कुछ आप भी आ जाओ बीच में। एमपी एमएलए ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। ओके कोर्ट का डिसीजन आने के पहले चल बसे। अब भाई साहब क्या है, इंडिया में डिसीजन आने को टाइम लगता है, तो कोर्ट के डिसीजन आने के पहले चल बसे जिस ओके यानी फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमेटोरियम। पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, और वो लैंड एंड बिल्डिंग का जो झगड़ा था वो यहाँ पे ओके क्या लैंड एंड बिल्डिंग का झगड़ा था। और क्या ओके ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ओके ये लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैमलिंग में जीती गई थी, दोनों ने खेला था, लॉट गैमलिंग किया था, जीती गई थी। तो ऐसा कुछ स्टोरी लाइन बना, और स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी तो लाइक ठोको। ओके तो यहाँ पे ओके एक बार फिर से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। ओके डिसीजन आने के पहले चल बसे, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था जो लॉटरी बेटिंग गैमलिंग में जीती गई थी। ठीक है चलिए, तो ये जो था ये हमने यहाँ पे डिस्कशन देखा। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 7(2)(b) में। अब आते हैं सेक्शन 7(2)(b) में। 7(2) में बी क्लॉज में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। 7(2)(b) कहता है कि कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और अपनी ही एक्टिविटी नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट, और वो जो गवर्नमेंट अपनी ही एक्टिविटी नोटिफाई करेगा उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 243G और 243W में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की एक्टिविटी है, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की एक्टिविटी ओके यहाँ पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके जो गवर्नमेंट की खुद की एक्टिविटी है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें ओके तो और एक एक्टिविटी दिया है, और वो दिया है अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस। ओके सर्विस ऑफ अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस। जैसे स्टेट गवर्नमेंट से ये अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिसकी लाइसेंस फीस स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस देगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, पर ख्याल रहे ओके ये बेनिफिट सिर्फ अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस को ही है, अदर लाइसेंस को नहीं है। अदर लाइसेंस मतलब समझ लो माइनिंग के लाइसेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज के लाइसेंस है, स्पेक्ट्रम लाइसेंस है, उनको बेनिफिट नहीं है। सिर्फ अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस फीस जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ एक्टिविटी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये समझ में आया? चलो तो इस तरह से हमने यहाँ पे शेड्यूल 3 देखा, इस तरह से हमने यहाँ पे शेड्यूल 3 को कंप्लीट किया। तो ये पूरा अब सप्लाई सामने आ गया। कब सप्लाई बोला जाएगा? 7(1)(a), 7(1)(aa), 7(1)(b) और 7(1)(c) मतलब शेड्यूल 1, इसमें आता होगा तो सप्लाई, नहीं तो सप्लाई नहीं।
और से कुछ एक्टिविटी सप्लाई के बाहर रहेगी, जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये चार्ट इतना सुपर्ब है कि ये चार्ट में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, रियली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। डन 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 डन, यस सर, समझ में आ जाएगा। यानी इतना ज़बरदस्त फ्लो लगेगा कि आप थोड़ा एक बार ट्राई करना, इतना ज़बरदस्त फ्लो लगेगा कि 30-40 पेजेस एक चार्ट में ख़त्म हो गए। चलो भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का जन्म होता है सेक्शन 71A से, 71 कैपिटल ए से। शेड्यूल 2 क्या कहता है? शेड्यूल ये कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है, सुनना, आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है, अब प्रॉब्लम ये नहीं कि सप्लाई है या नहीं है, इट्स अ सप्लाई, पर वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है इसलिए जरूरी है बेटा कि समझ लो आप जो है यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना रहे हो। ओके, ये आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, सॉरी, अब कोई टैक्स इनवॉइस ले लेते हैं। हाँ, समझ लो कोई ये आपका टैक्स इनवॉइस है, सप्लायर है ओके XYZ लिमिटेड, उसका जीएसटी नंबर, ओके रिसिपिएंट है मैं रिसिपिएंट हूँ। अब वो जो सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई का एचएसएन कोड देना पड़ता है, क्योंकि उसके बेस पर आपको जीएसटी रेट रहते हैं। तो आपके सप्लाई किस में क्लासीफाई होंगे, गुड्स में होंगे या सर्विस में होंगे, क्योंकि रेट्स अलग अलग है। ओके, तो आपका क्लासिफिकेशन सप्लाई तो है, जीएसटी आएगा ये कंफर्म है, लेकिन गुड्स का है या सर्विस का है। ओके, रेट्स के लिए, एग्जम्पशंस के लिए, उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ध्यान सुनना, शेड्यूल 2 ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी है, और ये एक्टिविटीज, हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी है, अगर ये एक्टिविटी आप करते हो तो वो क्लासिफाई करता है आपका सप्लाई, वो सप्लाई गुड्स का होगा या वो सप्लाई सर्विस का होगा। जैसे ओके ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी सभी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। पहला, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, और ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर टाइटल, हायर परचेज। जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो, समझ लो ये आपका गुड्स है, और ये गुड्स किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करते वक्त टाइटल देते हो, ओनरशिप जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का है, और उसको एचएसएन कोड यानी ओके गुड्स का कोड गुड्स का लगेगा, गुड्स के रेट लगेंगे। अगर चलो अभी टाइटल नहीं दे रहे हो, लेकिन फ्यूचर टाइटल दे रहे हो, एग्जाम्पल है हायर परचेज, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन आप गुड्स के टाइटल नहीं दे रहे हो, आप गुड्स के राइट्स दे रहे हो, राइट्स इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये गुड्स भाड़े पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, आप चेयर रेंट पे दे रहे हो, कैमरा रेंट पे दे रहे हो, या जो भी आप रेंट पे दे रहे हो, और वो भाड़े पे दे रहे हो ओके, और उसके ओनरशिप नहीं जा रही है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, ओके, तो अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो मैं रेगुलर बैच में लेता हूँ। देखो बेटा ओके, अनडिवाइडेड शेयर का एक एग्जांपल मैंने लिया था कि मैं हॉस्टल में रहता था, और हमने तीनों जन मिलके एक हॉट वाटर कॉइल जो पानी गर्म करता है वो हमने लाया था, और कि तीनों पार्टनर थे हम रूम में, और तीनों ने मिलके लाया था। 150 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और 450 रुपये का हमने लाया था उसमें का। अब वो जो हॉट वाटर कॉइल हमने लाया था, उसमें 3 लोगों का शेयर था। ओके, 3 लोगों का शेयर था, तीनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके हमने लाया था, क्योंकि भाई हॉस्टल में पानी गर्म कैसे करें। अब उसमें का एक पार्टनर जा रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, तो वो उसने कहा कि मैं ये कॉइल लेके जाता हूँ। मैंने कहा हाथ तो लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ तेरा शेयर नहीं है, हमारा भी शेयर है, अनडिवाइडेड शेयर है, अब उसको तोड़ तो नहीं सकते, अनडिवाइडेड शेयर है, तो हाथ तो लगा, झगड़ा हो गया। फिर मैंने उसको समझाया कि एक काम कर, जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर से हम 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ ले लेंगे और तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तो अपना अनडिवाइडेड शेयर गुड्स का ट्रांसफर कर देना। तो नया पार्टनर आया, उससे हमने 100 रुपीज़ लिए और इसको दिए, तो इसको जो 100 रुपीज़ मिले फॉर ट्रांसफरिंग द अनडिवाइडेड शेयर, क्या ये सेल ऑफ गुड्स बोला जाएगा? नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बोली जाएगी, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलिए सर, यस सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा ये बात समझना, ओके, ये अनडिवाइडेड शेयर जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, सुनो ध्यान से, ये अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। आज बड़ी बड़ी जॉइंट वेंचर जेवी में मशीनरीज कॉमन ली जाती है, 2 मेंबर के शेयर होते हैं, या बहुत सी बार 2-3 लोग मिलके कोई गुड्स लेते हैं, तो उसमें अनडिवाइडेड शेयर होता है। जब कोई अपना शेयर शिफ्ट करता है किसी और को गुड्स का, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, अरे याद आया कि नहीं आया? याद आया? ओके, तो चलिए, ये था यहाँ पे पैरा 1। तो कब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के कहना, कब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कहना। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग।
सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये एक्सक्लूडेड है। पर अगर ओके लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे, टेनेंसी पे, इजमेंट पे, लाइसेंस पे लैंड दी गई तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, या बिल्डिंग आपने लीज और लेटिंग पे दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ये पैरा 2 कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के यहाँ पे सेल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस वगैरह होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। उसके बाद में तीसरा ट्रीटमेंट और प्रोसेस, सॉरी बेटा, ओके ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ लो, कोई दूसरा आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई आईपैड आपको दे रहा है और आप इसके ऊपर रिपेयर प्रोसेस कर रहे हो, रिपेयर करके आप दे रहे हो, इवन दो आप गुड्स दे रहे होगे प्रोसेस करके, लेकिन गुड्स आपका नहीं है, किसी अनादर पर्सन का गुड्स है। तो किसी अनादर पर्सन, जैसे हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया और वो पॉलिशिंग करके दे रहा है, तो इवन दो वो गुड्स हमें वापस कर रहा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का नहीं बोला जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उस गुड्स पे ट्रीटमेंट या कुछ प्रोसेस की गई, ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई किया जाएगा। इसलिए जब भी आपको सुनना, यहां पे जब भी आपको कोई गुड्स मिले या जब भी आपको सर्विसेज मिले, ओके, जब भी आपको कोई गुड्स मिले या सर्विसेज मिले जिसके ऊपर जस्ट आप प्रोसेस कर रहे हो पर मेन गुड्स किसी और का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का बोला जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, तो आपकी बिजनेस असेट अब आपने ट्रांसफर की होगी, हो सकता है फॉर कंसिडरेशन की होगी, बिजनेस असेट है, फॉर कंसिडरेशन की होगी तो सप्लाई है, या फिर आपने विदाउट कंसिडरेशन की होगी पर आईटीसी लिया होगा तो सप्लाई है। तो सप्लाई है ये क्लियर हो गया, लेकिन वो गुड्स का बोला जाएगा या सर्विस का। तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, और आपने अगर टेम्पररी यूज करने दिया अदर देन फॉर बिजनेस तो वो सर्विस बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आपका स्टॉक पड़ा है आपकी बाइक में और ये बंदे का बेटा नालायक है, ओके, एक अब हाँ बिजनेस असेट है और ये बंदे का बेटा बाइक उठा के परमानेंटली घर पे लेके गया, तो अगर बिजनेस का कोई गुड्स परमानेंटली घर पे चले गया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। ओके, और अगर ये बिजनेस का गुड्स टेम्पररी कोई लेके जाता है अदर देन फॉर बिजनेस, डबल सीट बैठा के, तो टेम्पररी फॉर बिजनेस होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। तो इन शॉर्ट बिजनेस की कोई भी असेट, ये तो कॉमेडी एग्जांपल था, बिजनेस की कोई भी असेट अगर आप परमानेंट शिप करते हो और वो सप्लाई होगा तो गुड्स का, और टेम्पररी शिप करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का। अरे भाई ओके, समझा कि नहीं समझा? ओके नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लॉज सी में कवर होता है। ये नोट क्या कहती है? इफ एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन देन गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड अनलेस। अब देखो ये बड़ी खतरनाक क्लॉज है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एक चक्रव्यूह है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना तो आसान है लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाहर निकलना ओके बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे वर्ड क्या कहा है उन्होंने? वर्ड क्या है कि सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ध्यान से सुनना, आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक है कि अगर इंडिया में जीएसटी का कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है या डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है यानी सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन होता है, तो उस दिन उसके असेट में जो भी गुड्स होगा वो सप्लाई मान लिया जाएगा। भाई साहब उसने सेल नहीं किया, सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा, उसने सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसलिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के पहले 10 बार सोचना कि आपके बिजनेस में जो भी असेट पड़ी होगी वो सप्लाई मान लिया जाता है, अनलेस बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस बेच दिया और कोई चला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका असेट पे जीएसटी नहीं आएगा, या आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, ओके, यानी बिजनेस चलना चाहिए, रुक गया, ओके, अगर वो रुक गया तो और आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो बिजनेस में जितने भी असेट होगी उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ओके, हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो केस में यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा आपके बिजनेस असेट पे। तो चलो ये हमने पैरा 4 देखा, अब आ जाओ पैरा 5 पे। यस बेटा बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है? जस्ट मिनट में पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट, ठीक है?
अच्छे से समझ में आ रहा है आपके? चलो, अब आते हैं पैरा 5। पैरा 5 में वो क्या कहते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस बोले जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोले जाएंगे। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर या ओके इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर। बट हाँ, अब समझ लो, अगर कोई बिल्डर, देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी कब आता है, अगर कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंटेंडेड फॉर सेल, यानी एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ओके एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये इंटेंडेड फॉर सेल जो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। यानी आपने कोई फ्लैट खरीदा और आपने फ्लैट एडवांस बुकिंग में खरीदा, आपने कोई शॉप खरीदी, ऑफिस खरीदा और एडवांस बुकिंग में खरीदा, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। बट इन फॉलोइंग केस it shall not be treated as supply। कौन सा? when entire consideration has been received after completion certificate or first occupation whichever is earlier। मतलब क्या? लेकिन अगर आपका एंटायर कंसिडरेशन जो है, आपने कोई फ्लैट खरीदा, ऑफिस खरीदा, शॉप खरीदा और जिसमें आप पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो, पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो, तो वो केस में बेटा जीएसटी नहीं आएगा, वो सेल ऑफ बिल्डिंग बोला जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पहले, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर आपने बुक किया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, या शॉप खरीद रहे हो, ओके वो फ्लैट की वैल्यू है 80 लाख रुपीस। अब 80 लाख में आपने कंप्लीशन के पहले, ओके बिफोर कंप्लीशन आपने 40 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया एडवांस में, और 20 लाख आफ्टर कंप्लीशन दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने पहले 1 रुपया भी दे दिया ना, तो आपके ऊपर जीएसटी आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 80 लाख मानी जाएगी। सुनिएगा, यहाँ पे वैल्यू 80 लाख मानी जाएगी और टोटल 80 लाख पे यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा भाई साहब, टोटल 80 लाख पे जीएसटी आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने पहले 1 रुपया भी दे दिया, तो 1 रुपया भी पहले दे दिया तो भी जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी कब नहीं आएगा? ओके जब आपने एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आफ्टर दिया, तो वो केस में आपके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आया क्या आपको? प्लीज बताओ। ओके तो ये था यहाँ पे बुकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले अगर आपने 1 रुपया भी दे दिया तो जीएसटी आएगा। जीएसटी बचाना है तो फिर कंप्लीशन होने के बाद खरीदो तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। उसके बाद में टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, और आपने किसी को टेम्पररी दिया जिसका रॉयल्टी लिया, तो अगर आपने टेम्पररी दिया और उसका रॉयल्टी लिया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो जो रॉयल्टी मिला होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। नहीं ऐसा क्यों? ओके उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा अगर टेम्पररी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने दिए। उसके बाद में डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग, जस्ट मिनट बेटा, हाँ उसके बाद में मैं बता देता हूँ। डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एडॉप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, डेवलप करके दे रहे हो, प्रोग्राम करके दे रहे हो, ओके एडॉप्टेशन उसमें करके दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन यहां पे ख्याल रखना कि अगर आपने प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया, आई रिपीट प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा।
सर्विस कब बोला जाएगा? जब आपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके दिया, उसके हिसाब से डेवलप करके दिया, डिजाइन करके दिया, प्रोग्रामिंग करके दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हाँ, लाइसेंस ऑफ प्रीपैक सॉफ्टवेयर, जैसे लाइसेंस फीस होती है, की होती है, जैसे हम आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उसकी की लगती है 200 रुपये, 300 रुपये, तो वो लाइसेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट, agreeing to be obligation to refrain from an act, okay, or to tolerate an act or to do an act, मतलब क्या है कि अगर कुछ ना करने का भी पैसा मिलता है, कुछ न करने का भी पैसा मिलता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, 50 लाख लूंगा। जैसे ओके, एक जगह समझ लो हमारे कि जो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट है, वाइन की शॉप वहाँ पे चालू हो रही है। हम गए उसके पास, भाई मत लगा वाइन की शॉप, तो वो कह रहा है ठीक है नहीं लगा होगा, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ओके भाई, स्टूडेंट आते हैं, वाइन की शॉप कहाँ लगा रहा है तू यहाँ पे? तो वो कहता है कि नहीं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो कुछ न करने का पैसा लिया। ओके, कोई यहाँ पे गुंडा है, हाँ लीगल हो या इलीगल हो, कोई गुंडा हो, हमने कहा देख भाई ऐसा मत करना, मैं 50 लाख रुपए दूंगा, कोई यहाँ एक्टिविटी मत करना। ओके, हमारे यहाँ शादी है, वैसे कुछ न करने का, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, या कुछ टॉलरेट करने का पैसा लिया, तो वो सिचुएशन में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। ओके, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे पैरा 5 में जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। अब आ जाओ पैरा 6 में। पैरा 6 एक इंपॉर्टेंट पैरा है। पैरा 6 एक इंपॉर्टेंट पैरा है। तो ये क्या कहता है? दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अ मिनट, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग और अदर सर्विस। दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपोजिट है, जिसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, गुड्स कितना भी डोमिनेंट हो। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, फिटिंग आउट, रिनोवेशन, फैब्रिकेशन, इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सी बार एक कॉन्ट्रैक्टर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिसमें गुड्स भी उसका, सर्विस भी उसकी। रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिसमें गुड्स भी उसका, सर्विस की होगी। उसको वर्क कंप्लीट करके देना है और उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया। अगर उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा जो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स प्लस सर्विस का है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फूड ड्रिंक इज सप्लाइड, मतलब रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग हो या कोई भी सर्विस जहाँ कि फूड सप्लाई हो रहा है, ड्रिंक सप्लाई हो रहा है अदर देन अल्कोहल, उसमें फूड कितना भी एलिमेंट हो, पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है, बंडल है, कंपोजिट सप्लाई है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने शेड्यूल 2 देखा और शेड्यूल 2 में हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा और कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? वेरी गुड। चलो उसके बाद में यहां तक समझाओगा, शेड्यूल 2 समझाओगा तो जोर से लाइक ठोको। ओके, देखो ये मैं आपको कह देता हूं, ये रिवीजन है बेटा। अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं लॉजिक बताऊं क्यों आया, तो भाई साहब फिर आपको जो है मेरा एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर बैच लगाना पड़ेगा। ओके, ये रिवीजन है, इसमें मैं एक्सपेक्ट करके आता हूँ कि आपने पढ़ा होगा और मैं आपको पूरा ब्रशअप करके दे रहा हूँ। ओके, या फिर ओके आपको लिंक लगा के दे रहा हूँ सो दैट आप कनेक्ट हो जाओ सब्जेक्ट से और फटाफट रिवीजन कर लो। यस और नो? बेटा रिस्पॉन्स देने का अभी क्वेश्चन एंटरटेन हम एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब लाइव तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ये क्या कोई क्वेश्चन हुआ? ओके, मैं जो है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब यहां पे ये तो हमने देखा यहाँ पे शेड्यूल 2। उसके बाद में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है?
अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा, नीचे डेफिनेशन दी है, तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा जिसमें 2 और मोर सप्लाईज होगी तो वो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे बहुत सी बार एग्जांपल लो, मोबाइल विथ चार्जर। अब मोबाइल विथ चार्जर ये बंडल सप्लाई है। ओके, तो कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस गुड्स के हो सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई सर्विस प्लस सर्विस के हो सकते हैं, सर्विस प्लस गुड्स के हो सकते हैं। तो कोई भी मतलब 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है। ओके, और वो जो कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें इसका क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है, ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है, ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है, ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है। ओके, लेकिन आपने कंपोजिट करके दिए, सुनिए ध्यान से, आपने कंपोजिट करके दिए, तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा तो उसमें जो मेन सप्लाई होगा उसका रेट लगेगा पूरे बंडल को। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं महाराष्ट्र में। ओके, वड़ा पाव विथ मिर्ची एंड चटनी। अब ये बंडल दिया जा रहा है, वड़ा वड़ा है, पाव है, वड़ा पाव है और उसके साथ चटनी मिर्ची दिया जा रहा है, एक बंडल बना के दिया जा रहा है। तो अज्यूम करो कि वड़ा पाव के लिए रेट अलग है, मिर्ची के लिए रेट अलग है, चटनी के लिए रेट अलग है, पर ये अगर बंडल में दिया जा रहा है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई इसमें जो है वड़ा पाव, तो पूरा बंडल वड़ा पाव माना जाएगा। मोबाइल विथ चार्जर, मोबाइल विथ चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल है, तो अगर मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरा सप्लाई मोबाइल का माना जाएगा। लैपटॉप विथ चार्जर, पूरा सप्लाई लैपटॉप का माना जाएगा। तो आपका पूरा सप्लाई जो है उसमें क्लासिफाई होगा जो प्रिंसिपल है। फिर प्रिंसिपल का रेट 18 होगा तो 18, प्रिंसिपल का रेट 28 होगा तो पूरा बंडल 28 में। अगर प्रिंसिपल का रेट जो है यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा तो एग्जाम वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप बोर्डिंग स्कूल है, आपकी बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन प्लस लॉजिंग प्लस कैटरिंग है, 3 का बंडल दे रहे हो, तो बोर्डिंग स्कूल आपसे 5 लाख रुपए ले रही है, जिसमें एजुकेशन फीस भी आ गई, लॉजिंग भी आ गया और कैटरिंग भी आ गया, सब मिला के आपको जो 5 लाख लगाए जा रहे हैं। तो अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है और ये कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तो यहाँ एजुकेशन है तो एजुकेशन एग्जम्प्ट है, तो पूरा सप्लाई एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में आता है तो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई किया जाएगा और उसका रेट लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपका सप्लाई मिक्स सप्लाई होगा, सुनिए, आपका सप्लाई अगर यहां पे मिक्स सप्लाई होगा कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज, तो वो सिचुएशन में हाईएस्ट रेट, उसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो लगा दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहां पे ओके, कंपोजिट सप्लाई कब बोला जाएगा उसकी डेफिनेशन लर्न करके जाना। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल इन कंजंक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब एक या एक से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई का बंडल है और वो नेचुरली बंडल है। वो नेचुरली बंडल है मतलब जैसा आपका और मेरा, मैं आपको अगर क्लास दे रहा हूं तो क्लास के साथ नोट्स मिलेगी, क्लास के साथ नोट्स मिलेगी, ये नेचुरली बंडल है। ओके, आप एक्सपेक्ट करते हो, बायर एक्सपेक्ट करता है, ये बंडल दिया जाता है, लैपटॉप के पास साथ चार्जर दिया जाएगा, नेचुरली बंडल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, तो उससे कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। और इस टाइप का सप्लाई होगा तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें क्लासिफाई होगा। और मिक्स सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल नहीं है। ओके, नेचुरली बंडल नहीं है, तुमने बंडल बनाया हुआ है, जैसे दिवाली गिफ्ट समझ लो, तो ये दिवाली गिफ्ट ये कोई नेचुरली बंडल नहीं होता है। ओके, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर तुम गिफ्ट पैक बेच रहे हो जिसमें हो सकता है एक 12% है, एक 28% है, ओके, ये एक या 5% है, और इसमें एक शैम्पू जो है 28% है। ओके, और कोई यहाँ पे 18% है, 18% है। पर अगर आपने ऐसा बंडल बनाया होगा और जिसकी सिंगल प्राइस लगाई होगी, एक ही प्राइस लगाई होगी, अलग अलग नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी सिंगल प्राइस होगी और एक ही बंडल बनाया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें जो इसका हाईएस्ट रेट होगा, शैम्पू का रेट हाईएस्ट रेट है, तो पूरा बंडल शैम्पू का माना जाएगा और पूरे बंडल को 28% लग जाएगा अगर इसकी सिंगल प्राइस होगी। सर अगर हमने सिंगल प्राइस नहीं, अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी, अगर अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी तो वो सिचुएशन में जहां तक है यहां पे फिर इंडिविजुअल रेट रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे रिलायंस फ्रेश पुणे ने टैक्स इनवॉइस बनाया, ओके, और किसी के नाम का बनाया, और यहाँ पे हर आइटम का गिफ्ट किट बनाई जिसमें कैन एंड फूड अलग रेट दिया है, स्वीट्स अलग रेट दिया है, चॉकलेट अलग रेट दिया है, केक अलग रेट दिया है,
ड्राई फ्रूट्स अलग अलग रेट्स दिए है और इसका प्राइजेस भी अलग दिए। अगर प्राइजेस अलग दिए है तो इनके ऊपर जीएसटी भी अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर इसका सिंगल प्राइस दिया जाता, समझ लो ये अलग अलग नहीं दिया जाता, सुनो ये अलग अलग नहीं दिया जाता और एक ही बिल दिया जाता है, एंटायर किट 5000, भाई साहब एंटायर किट 5000 सिंगल प्राइस में होता, अलग अलग नहीं होता, तो फिर जिसका हाईएस्ट रेट है, शैम्पू का हाईएस्ट रेट है, तो हाईएस्ट रेट से जीएसटी आ जाता। तो गवर्नमेंट कहती है सिंगल प्राइस दोगे तो हाईएस्ट लेंगे, अलग अलग दोगे तो अलग अलग रेट लगाएंगे। समझा क्या भाई? ओके समझा क्या भाई? अगर समझा होगा तो ऐसे केस में हाँ बोलो, समझा होगा तो हाँ बोलो। ये हुई ना बात, या मजा आया ना? तो मिक्स सप्लाई होगा जो, ओके मिक्स सप्लाई मतलब क्या? तो मिक्स सप्लाई मतलब वो एक साथ दिया जा रहा है, सिंगल प्राइस पे दिया जा रहा है, और वो कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है, तो वो केस में हाईएस्ट रेट लगेगा। ओके समझा होगा तो लाइक ठोको जोरदार। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, यहां पे हमारा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है खत्म होता है और यहां पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस तरह से हमने सेक्शन 7 और 8 देख लिया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। ओके फटाफट क्लैरिफिकेशन बता देता हूं। ओके क्लैरिफिकेशन ये है कि सवाल ये था कि बहुत सी बार कन्वेंस जो है, ओके अब ये क्लैरिफिकेशन तो बेटा मैं थोड़ा फास्ट में ही लूँगा, अगर आपको पढ़ने तो फिर रेगुलर बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। कन्वेंस होगा, ओके अब देखो आपका कन्वेंस होगा, जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, कार हुआ, और वो कन्वेंस आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, डीडीपी सप्लाई हो रहा है। तो अगर आपका कन्वेंस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है तो वो सिचुएशन में कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके दूसरे ब्रांच पे रिपेयर सर्विस होगी तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आ जाएगा, या फिर आपका जो कन्वेंस जा रहा है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स जा रहा है, क्योंकि आपका कन्वेंस सिर्फ फिनिश गुड्स है और वो बेचने के लिए जा रहा है तो जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपका कन्वेंस सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके सर थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा, इसके लिए रेगुलर बुक पढ़ लेना, मैं ये जस्ट रिवाइज कर सकता हूँ। ओके क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन समझाने में आधी आधी घंटा लेता हूँ भाई। ओके तो मैं तो यहाँ सिर्फ रिवाइज कर सकता हूँ, अगर आपको क्लिक होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद में सेम प्रिंसिपल रिग्स क्रेन को लगते हैं। कन्वेंस के साथ अगर कोई टूल्स और क्रेन जाती है, ओके तो वो भी अगर डीडीपी ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन वो रिपेयर के लिए जा रहा होगा तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा, रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा। उसके बाद में प्रिंसिपल और एजेंट, ओके तो ये मैंने कवर कर लिया कि भाई इनवॉइस किसका है। इनवॉइस अगर एजेंट का होगा तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। लेकिन अगर इनवॉइस यहाँ पे प्रिंसिपल का है तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ ये एक सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट। प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट मतलब क्या? जैसा ये वाला एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ, हाँ ये वाला एग्जाम्पल आपका ले लेता हूँ, प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट। समझ लो यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में, नेम प्लेट वाला एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ओके यहाँ पे मैं हूँ, ओके यहाँ पे मैं हूँ। अब ये चैरिटेबल मेरे पास आई और सर हमें वॉलंटरी डोनेशन करो, हम स्कूल मान रहे हैं, ओके हम यहाँ पे स्कूल मान रहे हैं और हमें वॉलंटरी डोनेशन करो। मैंने इनको वॉलंटरी डोनेशन कर दिया और मैंने डोनेशन किया यहाँ पे ओके 50 लाख का, कि चलो भाई ये स्कूल में 2 रूम मेरी होगी। इन्होंने क्या किया, पैसा मैंने दिया, इनको पैसा मिला, वॉलंटरी डोनेशन किया। इन्होंने जस्ट एज अ एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी, कुछ याद होगा तो, एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी या ग्रेटिट्यूड, जस्ट मेरा नाम लिख दिया, जिसमें मेरे कोई बिजनेस को प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है और बिजनेस को कोई यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं है, तो ये जो है ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है। अब एक वर्ड आएगा, ओके और वो वर्ड आएगा क्विड प्रो क्वो। ओके मतलब समथिंग इन समथिंग रिटर्न। मतलब क्या, जीएसटी कब आता है? जब आपको पैसा मिला फॉर सम सप्लाई, मतलब आपको पैसा मिला फॉर सम ऑब्लिगेशन, तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब क्विड प्रो क्वो होना जरूरी है, तो ही जीएसटी आएगा। समझ लो मुझे पैसा मिला पर मैं कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं, तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ पैसा मिला और उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ करना पड़ेगा तो जीएसटी आएगा। समझ लो मैं बोलता कि नहीं 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 वी स्मार्ट का नाम लगाओ, मेरे बिजनेस को प्रमोट करो, ओके वहां लोग आएंगे तो वी स्मार्ट का नाम दिखना चाहिए, तो फिर ओके मेरे पे ऑब्लिगेशन आ गया, फिर ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा, फॉर जीएसटी आएगा। इसलिए अगर जस्ट नेम प्लेट लगाई जा रही है पर उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है,
क्विड प्रो क्वो नहीं है, समथिंग इन समथिंग रिटर्न में नहीं है, तो वो वॉलंटरी डोनेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, समझा होगा तो 1 टाइप करो, समझा होगा तो 1 टाइप करो। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में टेनेंसी राइट्स वाला, टेनेंसी राइट पे जीएसटी आता है, ये आपने पढ़ लेना, टेनेंसी राइट वाला। ओके, हाँ, बुक प्रिंटिंग ब्राउचर, बुक प्रिंटिंग ब्राउचर, ओके, प्रिंटिंग करना, बुक प्रिंट करना, पैम्पलेट प्रिंट करना, ब्राउचर प्रिंट करना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि मेन कंटेंट किसी और का है, बुक का, उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन इन्वोलप लेटर कार्ड हम बना रहे हैं और सिर्फ सामने वाले का लोगो यूज कर रहे हैं, पर इन्वोलप मैंने बनाया, लेटर कार्ड मैंने बनाया, प्रिंटेड बॉक्स मैंने बनाया, सिर्फ लोगो यूज कर रहा हूं सामने वाले का, तो ये जो है इसमें मेन कंटेंट गुड्स का है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आते हैं तो यस, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पार्ट में थोड़ा समझा देता हूं, ये वाला पार्ट में समझा देता हूं, ये क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट, थोड़ा ये समझ लो, हाँ, थोड़ा अच्छे से समझ लो, एग्जाम में आया तो ठीक, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पर समझ लो। अगर आपकी सर्विस है, सर्विस यानी क्या, सर्विस यानी एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए गुड्स छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, मे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो या मे भी कॉन्ट्रैक्ट पैसिव हो, ये सर्विस होगा, मतलब कुछ ना करना भी सर्विस होगा। सेक्शन 7(1)(a) क्या कहता है, सेक्शन 7(1)(a) कहता है कि अगर आपने सप्लाई किया होगा फॉर कंसिडरेशन होगा, उसमें कंसिडरेशन होगा, क्विड प्रो क्वो होगा, मतलब आपका क्लियर एग्रीमेंट है कि मैं पैसा दे रहा हूं तो आप सप्लाई करोगे, या आप सप्लाई करोगे तो मैं पैसा दूंगा ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, तो सॉरी तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, मतलब क्या कि सप्लाई होगा तो पैसा मिलेगा, या पैसा मिलेगा तो सप्लाई करना पड़ेगा, तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा। अब हम शेड्यूल 2 पैरा 5E पर बात करते हैं। शेड्यूल 2 पैरा 5E कहता है एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन सॉरी agreeing to an obligation to refrain from an act, to tolerate an act, to do an act, मतलब जस्ट मिनट बेटा, ओके, वापस आता हूँ, वापस आता हूँ, साउंड साउंड नहीं था, वापस आता हूँ। अब देखो, वापस आता हूँ, हमने शेड्यूल 2 पैरा 5E में क्या देखा, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, पर कब सर्विस माने जाएंगे और कब नहीं माने जाएंगे। अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, जैसे एम्प्लॉय कह रहा है कि सर मैं कंपटीशन बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करो, मुझे 50 लाख चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे 50 लाख चाहिए, प्रॉमिस करो, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, क्लियर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, तो ये सर्विस है। समझ लो बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, मेरे यहाँ मटेरियल गिर रहा है, ओके, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है और मेरे यहाँ मटेरियल, मेरे बिल्डिंग पे मटेरियल गिर रहा है, मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि देख भाई
ओके बंद कर दे रहा कंस्ट्रक्शन, ओके पूरा यहाँ पे मटेरियल कचरा पड़ता है, तो उसने मेरे को 20 लाख रुपए दिए, सर टॉलरेट करो, और मैंने कहा चल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना। ओके उसने 20 लाख रुपए दिए और कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। ये सेपरेट इंप्लाइड प्रॉमिस है, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, मेन चीज ही वही है, तो फिर इसके ये सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है कुछ चीजें कंपेंसेशन होगा, डैमेजेस होगा, हमें देने पड़ते हैं, पर वो डिसाइडेड नहीं है। अब डिसाइडेड नहीं है मतलब क्या, लिक्विडेट डैमेजेस। जैसे मैंने रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया, हाँ मेरा परफॉर्मेंस था रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और वो विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मुझे कंपेंसेशन देना पड़ रहा है। तो या ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल तोड़ा, पहले से प्रॉमिस नहीं था, पहले से एग्रीड नहीं था कि सर आरटीओ का आपने कहा मैं आऊंगा सिग्नल तोड़ूंगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करो और पैसा लेना मेरे से, नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने आपसे फाइन ली, चार्जेस लिए, वो मियरली एन इवेंट है जो अग्रीड नहीं थे, बस कोई कोर्स में एक इवेंट आ गया जिसकी पेनल्टी लग गई, जिसकी फाइन लग गई, जिसका आपको कंपेंसेशन लग गया, तो वो सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर आपको टॉलरेंस पे, रिफ्रेनिंग पे जीएसटी लगाना है और सर्विस कहना है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर जस्ट कोई एक इवेंट जनरेट हो गया इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर किसी को ये चार्ट बनाना है तो ये स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में ये चार्ट बना सकता है। ओके फॉर रिफ्रेनिंग एंड टॉलरेंस, या स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके बाद में भी ये सेव रहेगा लेक्चर, तो आप चार्ट बना सकते हो। डन। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे रिफ्रेनिंग और टॉलरेंस की बात की हमने, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके एक रेस्टोरेंट सर्विस जो सिनेमा हॉल में दिया गया, यह अभी का एक क्लैरिफिकेशन है। ओके सिनेमा हॉल में रेस्टोरेंट सर्विस दिया गया, तो वो केस में अगर आपके टिकट के साथ फूड होगा तो वो कंपोजिट सप्लाई है, तो वो टिकट के रेट में क्लासीफाई होगा, और अगर टिकट के साथ फूड नहीं होगा, अलग से बेचा गया होगा, तो वो एज अ रेस्टोरेंट सर्विस क्लासीफाई होगा। ये मैंने अमेंडमेंट में कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होता है पहला चैप्टर, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों मैं सभी को ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि यस अमेंडमेंट का लेक्चर मैं आज रात को या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो लेक्चर जरूर देख लेना। आज हो गया रेडी हो गया, नोट्स भी बन गई है, वो लेक्चर आपने जरूर देख लेना। अमेंडमेंट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ओके, तो वो आपने जरूर देख लेना। इसके बाद का आपका सेशन जो रहेगा, इसके बाद का सेशन यहाँ पे, हाँ अब जो है कल मैंने शेड्यूल पूरा बना के दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको हमारे वेबसाइट पे ये बैच के लिए रजिस्टर करना है जो कम्प्लीटली फ्री है, आरआर रिवीजन, और आपका लॉगिन क्रिएट होगा और लॉगिन में आपको नोट्स और शेड्यूल भी मिल जाएगा। तो अब कल जो है हमने लेवी सॉरी हाँ, इसके बाद में आपका जो यहाँ पे लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से मैं बता दूं, थोड़ा चेंज हुआ इसके अंदर। अच्छा आपने शेड्यूल देख लेना, मैं अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगा, शायद प्रोबेबली अब लेक्चर जो है 25 को रहेगा नेक्स्ट सेशन। ओके एक बार देख लेना और शेड्यूल देख लेना, मैं शेड्यूल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी लेक्चर रिवीजन के हो गए वो यूट्यूब पे सेव रहेंगे। ये लेक्चर ओके कुछ लेक्चर्स में लाइव लूंगा, कुछ लेक्चर्स में कोई चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड रहेगा। ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ओके टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो मैं कवर करूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपको जो है यहाँ पे ओके वो रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि उसमें एक लाइन का भी चेंज नहीं है। तो ये पूरा शेड्यूल जो है मैंने आपके लॉगिन में दिया हुआ है, कौन से डेट को कैसा लेक्चर होगा वो आपके लॉगिन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, मैं शेड्यूल आपको टेलीग्राम लिंक में भी शेयर कर दूंगा। हमारा रैपिड रिवीजन 4.0 का टेलीग्राम लिंक बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो आप ज्वाइन कर लो, आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट आते रहेगा। तो अब अमेंडमेंट लेक्चर जो है मैं वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ओके आज रात को या कल सुबह आपने इमीडिएटली वो लेक्चर देख लेना है,
ठीक है, देख लेना है और फिर मेरा रिवीजन कंटिन्यूटी में रखना है। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हुआ, उसके बाद में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई होगा और फिर हम क्वेश्चन या डिस्कशन भी देखेंगे। ओके, सो लेक्चर वैसे तो हमारा 1.5 घंटे का है, लेकिन क्वेश्चन या डिस्कशन जब अपलोड होगा तो वो क्वेश्चन या डिस्कशन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो हो सकता है 2 या 3 घंटे का हो। तो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आपने क्वेश्चन या डिस्कशन देख लेना है, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सो चलिए दोस्तों, यहाँ रुकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे लाइक जरूर ठोकिएगा। ओके, बाकी टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कीजिएगा, रैपिड रिवीजन 4.0। उसमें मैं पूरा शेड्यूल अपडेट कर दूंगा, कब हमारा लेक्चर होगा वो भी मैं पूरा अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, अमेंडमेंट्स जो है मैं कहूँगा सभी लोग देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ओके।